आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक के एक्टिविटी 2.7 में दे रखा है कि जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक मेटल ऑक्साइड है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जो कॉपर क्लोराइड का कलर होता है वो ब्लू ग्रीन का होता है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड के साथ कराए तो कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ मेटल होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती, लेकिन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जनरल इक्वेशन क्या कह सकते हैं हम कि जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब हम कैल्शियम एक मेटल है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या, ये मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने एसिड के साथ कराई तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सिंस मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक नेचर का कह सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड हम कह सकते हैं। मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। हम मेटल को बेसिक ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल ऑक्साइड तो की रिएक्शन के साथ करा रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एसिड के साथ बेस की रिएक्शन तभी यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए हम मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कह रहे हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो इसकी रिएक्शन जब हमने कराई तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जब बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। मतलब कि सभी एसिड्स के अंदर क्या एक जैसा है, क्या कॉमन है, या फिर सभी बेस में क्या कॉमन है। मतलब एसिड्स को हम एसिड्स क्यों कह रहे हैं? सभी एसिड्स का हमने एक ग्रुप बना रखा है तो उन सबको एसिड्स हम क्यों कह रहे हैं? एसिड हम क्यों कह रहे हैं? उनके अंदर क्या कॉमन है। इसी प्रकार से बेस का हमने जो ग्रुप बना रखा है उन सब के अंदर क्या कॉमन है कि हम उनको बेस कह रहे हैं। तो वहीं यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी एसिड और सभी बेस में क्या कॉमन है। तो इन एसिड्स ऑल एसिड गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सारे एसिड जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। H+ आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का जो एक्वस एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो H+ आयन की वजह से होता है। H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एसिडिक बिहेवियर के लिए। इसी तरह बेस के अंदर इन बेस ऑल बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सभी बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और हाइड्रोक्साइड आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी के लिए हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखते हैं एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे या फिर जब बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? तो एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक का एक्टिविटी 2.9 के अंदर हमें दिखा रखा है कि मान लेते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड सॉलिड लेते हैं 1 ग्राम, और उसके अंदर थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फेट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट और HCl गैस का फॉर्मेशन होता है। और जब HCl गैस के सामने हम मान लिया कि ये टेस्ट ट्यूब हमने 2 तरीके से हमने इस टेस्ट ट्यूब को यूज़ किया। तो हमने क्या करा कि जब इसमें से गैस निकल ले तो इसके ऊपर हमने क्या करा, रबड़ की कॉर्क लगा दी और बीच में से एक ग्लास रॉड लगा दी, होलो ग्लास ट्यूब लगा दी। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर से ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये निकल रही है, और इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस के ऊपर से पास कराते हैं। तो हम देखते हैं कि इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू ही रहता है, ब्लू कलर ही
रहता है, जबकि हमने पढ़ा था कि एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्राई HCl गैस से ब्लू लिटमस की पेपर का कलर चेंज नहीं होता और वो ब्लू ही रहता है। और अगर दूसरे ही कंडीशन के अंदर हमने क्या करा, इस ब्लू लिटमस पेपर को वेट कर लिया, गीला कर लिया। अब जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इस वेट ब्लू लिटमस पेपर पर पड़ता है तो हम देखते हैं कि इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है तभी कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं वाटर में हुआ क्या, जब HCl गैस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस में ब्रेक हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और यही हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक बिहेवियर के लिए। इसी तरह मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये H+ और SO4 2 नेगेटिव आयन में ब्रेक हो गया और ये H+ आयन फर्दर वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एसिड गिव H+ और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। सभी एसिड क्या करते हैं, वाटर के साथ वाटर के अंदर एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं और यही आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन एसिड के एसिडिक बिहेवियर के लिए। अब हम देखते हैं व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हमने वाटर में डिसॉल्व किया, हम देखते हैं ये अपने आयंस Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, जब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक कर जाता है। इसी प्रकार से जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक कर जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, सभी बेस जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंस बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, सभी बेस क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। तो बेस विच सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। अब सभी बेस क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन बेस को हम अल्कली कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं मैं, सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कली कहते हैं। अब देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी भी एसिड या वाटर के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कि जब किसी भी एसिड या बेस के अंदर हम वाटर डिसॉल्व करते हैं ना तो हीट इवॉल्व होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टेरिंग। हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ऐड करना चाहिए और धीरे धीरे उसे स्टेरिंग हिलाते हुए। इफ़ वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर हमने वाटर को एसिड में ऐड कर दिया, द हीट इज जनरेटेड में कॉज मिक्सचर स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। अगर वाटर को हमने एसिड या बेस के अंदर ऐड किया तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से वो बाहर निकल सकता है एसिड और हाथों को हमारे जला सकता है। और साथ ही साथ ग्लास में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीट, और जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी कि जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो एसिड होगा वो भी ब्रेक कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मान लेते हैं ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। तो एसिड के अंदर अगर हमने वाटर ऐड किया तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक, खैर एक्सोथर्मिक तो वो भी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। लेकिन अगर हमेशा वाटर में एसिड या बेस ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड या
बेस के अंदर वाटर है, ये सही प्रोसेस है, ये गलत प्रोसेस है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हार्मफुल है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इसके अंदर, वाटर के अंदर एसिड या बेस डालना चाहिए और धीरे धीरे हमें इसे हिलाते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस कितने स्ट्रांग होते हैं, मीन्स एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो उसकी स्ट्रेंथ को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से मेज़र करेंगे, क्योंकि जो एसिड होता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई वीक एसिड होता है। इसका मतलब है कि हर एसिड की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, किसी की बहुत कम होगी, किसी को उससे ज़्यादा, किसी को उससे ज़्यादा, किसी को उससे ज़्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से जो बेस होता है उसकी भी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, किसी की उससे ज़्यादा हो सकती है, किसी को उससे, किसी की बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आया। और जो एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन पे। मतलब एसिड की भी स्ट्रेंथ H+ आयन पे डिपेंड करेगा और बेस की भी स्ट्रेंथ H+ आयन पे डिपेंड करेगा। बस फ़र्क कितना होगा कि एसिड के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और बेस के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ही मेज़र करके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे उस पेपर का डिफरेंट कलर शो करता है। अ स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। और जो H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर रहा है उसको हम pH स्केल कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये pH स्केल है। pH स्केल की रीडिंग 0 से 14 तक होती है। तो 0 से 7 तक जो रीडिंग होती है वो एसिड होते हैं, और जिनकी रीडिंग 7 to 14 होती है वो बेसिक नेचर के। अगर किसी का pH की रीडिंग 7 आती है तो मीन्स वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, और अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। अब हम देखेंगे कि 7 के जैसे जैसे हम 7 से दूर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है ये चीज़। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मीन्स 0 का, जिसका pH 0 के करीब होगा उसके अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, 1 वाले के पास और कम होगा, 2 वाले के पास और कम, और 3 के ऐसे करते करते कम होता जाएगा, और 14 तक H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। तो अगर 7 से हम लेफ़्ट में आते तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करता है, और 7 से राइट में जाते हैं, 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ करता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर 7 से हम राइट में जाते हैं तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो घट रहा है, लेकिन OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से अगर हम लेफ़्ट में जाते हैं तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। तो ऊपर वाला H+ आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7 न्यूट्रल होता है, तो लेफ़्ट में जाएंगे तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है। राइट में जाने पे बेसिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है, लेफ्ट में जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है जिनकी pH स्केल पे कुछ रीडिंग क्या होती है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, उसका pH रीडिंग 1.2 होता है लगभग। लेमन जूस का pH रीडिंग 2.2 होता है। प्योर वाटर का 7.4 मीन्स बेसिक नेचर का हो गया, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। ब्लड का pH 7.4 होता है, ये भी बेसिक हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एंटा एसिड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका pH भी 7 है, बेसिक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका pH रीडिंग देखिए 14 आता है। आज की वीडियो में इतना ही।